recap of what we have learned yesterday. हम लोग लास्ट में क्या क्या पढ़े थे? हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? कोई भी आर्बिट्रेरी कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोले थे? Forces in which work done does not depend on the path. वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो हम लोग बात किए थे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। और हम लोग बात किए थे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, इसमें क्या था? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसमें क्या था? Depends on the path. वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रिक्शन। और फिर हमने कल लास्ट में थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा था। तो एक ये बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? याद है? नहीं याद है? हम लोग को बस जो वेरिएबल है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वाई और जेड को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना होगा। तो वाई जेड क्यूब और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये याद है ना? क्योंकि इसका एप्लीकेशन करना है। या फिर से बता दें? हाँ ना, कुछ तो बोलो। याद है ना ये? ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो। अब देखो, अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, एंड अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। बट पता कैसे चलेगा कि मेरा फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? तो नेक्स्ट हेडिंग दो, हाउ टू चेक whether the force is conservative, whether the given force is conservative और नॉन कंजर्वेटिव। हमने कैसे चेक करना है? तो जैसे कोई भी फोर्स होगा, तो मान लो एक फोर्स है F, इसका x वाला कंपोनेंट है Fx, y वाला कंपोनेंट है Fy और z वाला कंपोनेंट है Fz। ये फोर्स है मेरे पास। अब मुझे चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है। मिताली म्यूट कर लो। अब मुझे चेक करना है ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव जो भी फोर्स कंजर्वेटिव होगा ना, वो ये चीज फॉलो करेगा, फॉलोज आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एफ एक्स एफ वाई
एफ जेड इक्वल टू 0। इसका प्रूफ बियॉन्ड, हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, मतलब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। कॉलेज में मे भी तुम लोग प्रूफ करो। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ये चीज वो होल्ड करेगा। इसको ओपन करके देखो क्या बन रहा है, आई ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो डेल एफ जेड बाई डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाई डेल जेड, आई में ये बना, माइनस जे में ओपन करो तो ये बनेगा डेल एफ जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई, सबको ओपन करने ही आता है ना, याद है ना कैसे ओपन करते हैं, या बोल चुके हो? याद है सर। याद है, ओके। प्लस के में ओपन करो तो डेल एफ वाई बाई डेल एक्स डेल ओके प्रथम जस्ट ये नोट करो, मैं तुमको बताता हूँ। डेल एफ वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज 0। प्रथम ये जो डेल है ना, ये काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये जैसे डी बाई डी एक्स था ना, वैसे ही यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स है। डेल का क्या मतलब होता है, ये सब पिछला वाला ये स्लाइड देखो। डेल का मतलब होता है तुमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पर एक्स था, तुमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी जो भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट जैसा एज्यूम करो। हाँ आदित्य, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ एक बार। प्रथम समझ में आया डेल क्या है? सर हाँ सर वो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा कैसा पाथ फॉलो नहीं करते, मतलब समझ में नहीं आया पाथ क्या है। रुक जाओ आ रहे हैं उस पर। कंजर्वेटिव अभी तक हम लोग इतना बस सीखे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कोई भी पाथ लो वर्क डन सेम होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिपेंड करेगा पाथ पे। ठीक है, सर अभी तक इतना है। इसके बाद क्वेश्चंस पे बिल्डअप करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे पता चलेगा कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो अगर ये चीज फॉलो किया तो फोर्स कंजर्वेटिव है। अब देखो यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है। सर ये डेल फिर से बताओ ना। ओके देखो डेल क्या है, जैसे ये बताओ क्या होता था, डी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता था? डिफरेंशिएशन। हाँ इसका आंसर था 2x। 2x, यस सर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई ये क्या होता था? मतलब इसमें एक बार x को डिफरेंशिएट करते थे फिर y को डिफरेंशिएट करते थे ना, याद करो ये वाला यस चीज सर। u इंटू वी था, तो u का डिफरेंशिएशन इंटू वी प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू u, है ना। यस सर। यहाँ पर देखो अब जब डेल आ रहा है ना, जैसे डेल बाई डेल एक्स है, तो मुझे बस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी जो भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करो। ठीक है, तो वाई जेड क्यूब तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट है। यस सर। तो सर इसको मतलब तुम ऐसे, बाकी के वेरिएबल एज इट इज लिख देंगे। हाँ बाकी के वेरिएबल्स एज इट वाई जेड क्यूब बाहर ले लो, ये बन जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कांस्टेंट जैसा बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई जेड टू द पावर 4 कॉमन ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ऐसा बन जाएगा ये। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जो भी अलग वेरिएबल है उसको तुम डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हो। ओके सही है। प्रथम तुम्हारा भी समझ में आ गया?
Yes, sir. ओके यस सर। ठीक है। अब देखो ये टर्म जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो होगा, आई वाला भी, जे वाला भी जीरो होगा, के वाला भी जीरो होगा। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, आई वाला जीरो किया तो एफ जेड बाई वाई डेल एफ जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाई डेल जेड, डेल एफ वाई बाई डेल जेड। पहला ये होना चाहिए। दूसरा जे वाला जीरो करो, एफ जेड बाई डी एक्स डेल एफ जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। और थर्ड वाले को करो तो डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। देखो याद करना आसान है, एफ एक्स बाई डेल वाई। तो ये तीनों चीज फॉलो होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स फॉलोज, ये तीनों चीज होना चाहिए। तो देखो z को अगर मैं डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, तो y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो दोनों इक्वल। z को अगर x में किया तो x को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को x में किया तो x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर कोई भी होल्ड नहीं कर रहा है इनमें से, इफ एनीवन डज नॉट होल्ड, इफ एनीवन डज नॉट होल्ड, then the given force is non-conservative। कोई भी एक होल्ड नहीं किया तो गिवन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। डन। तो तुम उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, इसके भी फॉर्म में याद रख सकते हो, किसी में भी याद रखो, दोनों सेम है। क्वेश्चन, चेक वेदर, सर 1 मिनट लास्ट में हो गया सर। check whether let's say f is x square y cube in I plus x y square in j is conservative or not, is conservative or not। सर हाँ, सर आपने कल क्लास के एंड में कुछ होमवर्क वगैरह दिया था क्या?
कल होमवर्क पर एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया था कल लास्ट 15 मिनट्स में, तो एक इसलिए। मिनट, शायद नहीं दिया था कल, नहीं कल नहीं दिया था। ओके सर। कल अपना पहला क्लास था ना वर्क एनर्जी का, हाँ कल नहीं दिया था। यस सर। क्या है आंसर? ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या कैसे प्रोसीड करें। एफ एक्स क्या दिया हुआ है? ये वाला टर्म हम लोग एफ एक्स माने थे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एफ वाई इज एक्स वाई स्क्वायर, एंड एफ जेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल एफ एक्स बाई एफ वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसको मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। ये होल्ड करेगा तो कंजर्वेटिव होगा। सही है सर्वेश, फॉर कंजर्वेटिव। तो पहला डिफरेंशिएट करो, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई। ये क्या बन रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर वैसे ही है, वाई थ्री वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर। दीज टू आर नॉट इक्वल, दिस implies force is नॉन कंजर्वेटिव। सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। चेक। हाँ सर आपने कुछ नहीं सर, समझ गया। जेड वाला नहीं चेक किया ना, क्योंकि डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इक्वल्स टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स होना चाहिए, तो ये वाला तो टर्म जीरो ही हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है बाकी दोनों को चेक करने का। ओके ठीक सर। है, जेड का नाम ही नहीं है हमारे पास। चेक वेदर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इन आई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इन जे इज कंजर्वेटिव और नॉट, इज कंजर्वेटिव और नॉट।
नॉन कंजर्वेटिव, आई थिंक कंजर्वेटिव आएगा प्रथम, एक बार चेक करो। ओके प्रथम, और किसी का आया? सर्विस नॉन कंजर्वेटिव आएगा। आदित्य ठीक है कंजर्वेटिव। देखो अगेन फाइंड करो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और एफ वाई क्या है, आर एन कंजर्वेटिव आएगा, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। तो पहला हम लोग डिफ्रेंशिएट करो एफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल फॉर कंजर्वेटिव। तो चेक करते हैं, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, एंड डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर को बाहर ले लो, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो दोनों 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या, दोनों ही 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। तो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, दिस implies force is conservative। अगर z वाला रहेगा तो हम लोग बाकी दोनों भी चेक करेंगे, नहीं रहेगा तो बाकी दोनों चेक करने का कोई मतलब नहीं है। फाइन, यस सर सर। वो जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स फॉलोज करके लिखा है वो वाला हाँ स्लाइड दिखाओ। ये वाला, यस सर। नो सर, इसके नेक्स्ट वाला। डन सर। ठीक है। अब जो ये फोर्स मेरा कंजर्वेटिव आया, मैं इसी फोर्स के इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। तो हमारे पास था फोर्स था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इन आई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इन जे, ये फोर्स था, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये चीज कंजर्वेटिव है, राइट, ये हमें पता है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक पार्टिकल था जो 0,0 पर है, अब मैं इसको यहां से ऐसे ले जाऊं 2,4 पे, या फिर ऐसे ले जाऊं, यहां से ऐसे लेके गया फिर ऐसे लेके गया, वर्क डन सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, वर्क डन इन ओ ए बी शुड बी इक्वल टू वर्क डन इन ओ सी बी, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। एक काम करो, वर्क डन इन ओ ए बी निकालो क्या आ रहा है, फिर वर्क डन इन ओ सी बी निकालो क्या आ रहा है, देखो क्या दोनों सेम आ रहा है क्या। पहले ओ ए बी निकालो फिर मैं ओ सी बी निकालना सिखाता हूँ कैसे निकालना। तो स्टार्ट करो, वर्क डन इन ओ ए बी, वर्क डन in OAB that is equals to work done in OA plus work done in AB। वर्क डन इन OA निकालो क्या आ रहा है,
a is 2,0 और फिर ऊपर लेके जा रहे हैं। कोई भी प्रोसीड कैसे करेंगे ओए के लिए? कितना आएगा वर्क डन इन ओए? प्रथम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रथम फोर्स कांस्टेंट है क्या? फोर्स तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने कल देखा था ना, वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तब तो तुम वो काम कर सकते हो। फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है। और किसी का कोई तरीका? चलो ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ। ओए मैं डिस्कस करता हूँ, ओ भी तुम लोग, ए भी तुम लोग निकालोगे। देखो यहां से मान लो ये डिस्प्लेसमेंट का dx का बात करो, यहां से x डिस्टेंस पे। तो जब पार्टिकल यहां से यहां मूव किया इस डायरेक्शन में, पार्टिकल इधर डिस्प्लेसमेंट मूव किया dx, तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स क्या था यहाँ पे? इन सारे पॉइंट पे, ओ से ए पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? उन सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? ओ से ए के सारे 0। तो फोर्स वाले में y कोऑर्डिनेट 0 पुट करो तो फोर्स ही 0 है। 0i प्लस 0j, राइट? तो ओ से ए का बात करें तो सारे पॉइंट पे फोर्स 0 है, क्योंकि y 0 है। y को 0 सब्स्टिट्यूट किया, हर पॉइंट पे फोर्स 0 आ गया। तो वर्क डन इन ओए क्या हो जाएगा? 0। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब तुम डिस्प्लेसमेंट जो भी कर लो, फोर्स ही 0 है, तो वर्क डन का कोई बात ही नहीं है। फाइन। चलो ए बी मैं करता हूँ, फिर तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। वर्क डन इन ए बी बताना है। तो ए बी का देखो क्या आएगा। ए बी के लिए अगर मैं यहां से dy डिस्टेंस मूव किया, वाइड हाइट पे dy डिस्टेंस मूव किया, तो जो भी पॉइंट है मेरा ए बी पे, उन सारे पॉइंट पे मेरा x का वैल्यू क्या है? 2। कोई भी पॉइंट लो ए बी पे, मेरा x का वैल्यू है 2। एट एवरी पॉइंट ऑन ए बी
x इज इक्वल टू 2। तो देखो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू x को 2 डालो तो 4y क्यूब टाइम्स ऑफ i प्लस x को 2 डालो तो 8y² टाइम्स ऑफ j, 8y² टाइम्स ऑफ j। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट इज dy इन j, राइट। तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds, दैट इज f इज 4y³ इन i प्लस 8y² इन j, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, dy इन j डिस्प्लेसमेंट के साथ, आया ना। तो ये i और ये j का डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो गया, तो ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 8y² dy, और y का वैल्यू कहां से कहां तक, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा y क्या हो सकता है और सबसे बड़ा क्या हो सकता है, जब तुम यहीं पे 0 to 0 4 0 to 4, जब तुम यहीं पे 0 टुकड़ा ले लिया, 4 ठीक है, तो 0 to 4, जब तुम सबसे नीचे वाला टुकड़ा ले लिया तो y का वैल्यू 0, सबसे ऊपर वाला का बात किया तो y 4, तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to 4, आंसर क्या आ जाएगा 8y³ 3 0 to 4, दैट इज 4 16 4 64, 64 8 जा 512/3 जूल। ये आया समझ में। अच्छा, अपना फोर्स क्या था, कंजर्वेटिव था या नॉन कंजर्वेटिव था, ये जब हम लोग फोर्स का बात कर रहे थे, अच्छा कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिव। ठीक है। तो हमारे पास अभी तक क्या आया, वर्क डन इन OA प्लस वर्क डन इन AB, ये हो गया 0 प्लस 512/3, दैट इज 512/3 जूल, फाइन। तो देखो हमें मान लो ये वाला पाथ 1 बोल रहा है, O टू A टू B, इसको मैं पाथ 1 बात कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2। तो पाथ 1 में हमने वर्क डन निकाल लिया 512/3 जूल, पाथ 2 में भी वर्क डन क्या होगा, सेम आएगा क्या या नहीं, हाँ ना, ये आएगा ना। सेम आएगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो सेम आना चाहिए। एक बार देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग तो ऐसा देख लिया कि OA से AB वाले में वर्क डन हम लोग निकालना देख लिए। अब सोचते हैं वर्क डन इन OCB कैसे निकालेंगे, ये नोट करना या हो गया, हो गया सर। हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग का स्टेप है कि जो हम लोग का पाथ 2 है, दैट इज O टू C टू B, उसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इन OCB। मैं ये रिजल्ट यूज नहीं कर रहा हूँ कि वो कंजर्वेटिव है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ बेसिकली कि सेम आना चाहिए, तो वहां से हम लोग प्रूफ कर देख देंगे। तो हमने ये माना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे 0 टू, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो एक बार फोर्स का एक्सप्रेशन बताना फिर से, फोर्स क्या था, x² y³ था क्या, x² y³ हाँ, x² y³ इन I
प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इन जे, फोर्स ये था। अब हम लोग इधर मूव कर रहे हैं ऐसे, सच दैट y इक्वल टू 2x। हमें 0 से 2,4 तक जाना है, ठीक है। तो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट को मैं छोटा सा टुकड़ा लिया यहाँ पे, इस टुकड़े का बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से इसमें मैं इधर की ओर dx मूव किया और ऊपर की ओर dy मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ उस टुकड़े में dx इन i प्लस dy इन j। तो अगर हम लोग वर्क डन का बात करें तो वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds, दैट इज इंटीग्रल ऑफ f की जगह पुट करो x स्क्वायर y क्यूब इन i प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इन जे, और डिस्प्लेसमेंट की जगह dx इन i प्लस dy इन j, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो देखो क्या बन जाएगा वर्क डन। इसका इसके साथ डॉट होगा, i का i के साथ, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस j का j के साथ डॉट होगा, तो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब dy। यहां तक कोई दिक्कत है? जहां तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत होगा तो बताना। और अगर स्पीड फास्ट होगा तो भी बताना, क्योंकि मैंने मेडिकल अलग हुआ तो थोड़ा स्पीड फास्ट होगा, डिफिकल्टी बढ़ेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट क्या करना है, dx को इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमारे पास एक ये y वाला टर्म है, तो y का क्या करूं? सोचो एक बार, इजी है। y को क्या करूं? At every point on this path, that is path 2, y और x में कुछ रिलेशन है? y को 2x पुट कर देंगे। y को 2x पुट कर दो, एग्जैक्टली exactly। तो ये बन जाएगा 2 to the 4 to the 8, 8x क्यूब। तो बेसिकली ये बन जाएगा 8x to the power 5 dx प्लस, अब हमें y को इंटीग्रेट करना है और बीच वाले एक्सप्रेशन में x आ रहा है, तो अब क्या करें? यहाँ पे dy है तो मुझे x एलिमिनेट करना है। x को क्या पुट कर सकते हैं? सिमिलरली है ना, y बाई 2 इक्वल टू x, तो x की जगह y बाई 2 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा y टू द पावर 5 बाई 8 इंटू डी वाई। फाइन। अच्छा, अब x का लिमिट कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 to 4, x 0 to 2, x 0 to 2 और y 0 to 4। 0 to 4, तो x को 0 to 2 इंटीग्रेट करो, y को 0 to 4 इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करके देखो क्या आ रहा है। हमें बस इंटीग्रेशन है 8x टू द पावर 5 dx, 8x टू द पावर 5 dx। सब लोग अपना अपना इंटीग्रेट करो। सर एक बार बताओगे? कहां से?
स्टार्टिंग से? नहीं सर, पिछला वाला स्लाइड। मतलब ये पूरा ये स्लाइड? हाँ सर, वर्क डन के आगे सर। ठीक है, तो देखो मैंने इस पाथ, ये मेरा पाथ है ना पार्ट 2, ये रेड वाला लाइन ये, हाँ हाँ सर। तो इसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया यहाँ, ये ग्रीन से ये ग्रीन तक का, ठीक है। इस छोटे से टुकड़े में मैंने माना कि x में मेरा ऑब्जेक्ट dx मूव किया और y डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट dy मूव किया, ठीक है। हाँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ dx इन i प्लस dy इन j, हाँ सर। उस छोटे से टुकड़े के लिए। अब वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। तो मुझे f पता है, मुझे ds पता है, हाँ तो f और ds का डॉट प्रोडक्ट किया। तो डॉट हाँ प्रोडक्ट में हम लोग क्या करना होता है, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये i वाला टर्म था, इसको i वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स बच गया, i डॉट i 1 हो गया, फाइन। j वाले को j वाले के साथ हाँ मल्टीप्लाई किया, तो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी वाई बन गया, ठीक है। हाँ अच्छा, अब देखो मुझे इंटीग्रेट करना था लिमिट, मतलब मेरा जो वेरिएबल था दैट वाज dx ओवर हियर, तो मुझे y को एलिमिनेट करना था, अभी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। हाँ अब मुझे दिया हुआ था कि ये जो लाइन है दैट इज y इक्वल टू 2x, तो मैंने हाँ y की जगह पे 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट y इक्वल टू ठीक है। 2x, और सिमिलरली y अगर 2x है तो पुट x इक्वल टू y बाई 2, और बाय 2। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब हमारे पास कितना है आंसर, किसने इंटीग्रेट किया? सर 292/3 आ रहा है क्या? पिछले वाले केस में क्या आया था, 512/3 आया था ना, तो 512/3 आना यस चाहिए। सर। सर 292/3 आ रहा है, चलो देखते हैं। चेक करके ये देखिए। ओके, ये हो जाएगा y टू द पावर 6/6, तो 6 इंटू 8, लिमिट 0 टू 4। तो पहले 2 डालो यहाँ पे, तो ये बनेगा 8 इंटू 2 टू द पावर 6 अपॉन 6, 0 डाल तो 0 हो गया, प्लस 4 टू द पावर 6/6 इंटू 8, तो ये क्या बन जाएगा, 2, एक काम करता हूँ, इसको 4, इसको 3, तो 2 टू द पावर 6 इज 2 टू द 4, 64 4 द 16, 16 4 द 64, तो 64 इंटू 4/3 प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ 4 टू द पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 8, तो ये 8 से 2 हो गया और ये 2 से 2 3 हो गया, 64 4 जा 256/3 प्लस 4 टू द पावर 4, 4 4 16, 4 64, 4 4 16, 4 64, 4 जा 256/3, तो ये 512 आ रहा है मेरा, तो एक बार चेक करो। और आना भी 512 चाहिए था। सर आ गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव था तो मैं कोई भी पाथ लूं, अब जरूरी नहीं है कि यही पाथ लिया, अगर मैं ऐसा पाथ लेता, जैसे मान लो ये है, अगर मैं ऐसा कोई भी पाथ लेता, वर्क डन क्या होता, सेम आता, आया ना। तो तुम्हारा होमवर्क है एक, अभी के लिए होमवर्क, अगर मान लो यही फोर्स रहता, फोर्स सेम होता और हम लोग ऐसे मूव कराते हैं इस तरह से, सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो वर्क डन निकालना है। जीरो कॉमा जीरो से 2,4 तक फोर्स सेम है। ये होमवर्क, इसका भी वैल्यू देखना उतना ही आ जाएगा। ओके डन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कंजर्वेटिव में वर्क डन दो अलग अलग पाथ लिया और दोनों पे मैंने प्रूफ कर दिया कि सेम आ रहा है। एक केस लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव का। नॉन कंजर्वेटिव में कैसे वर्क डन निकालेंगे, ये नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन नेक्स्ट है, फोर्स इज 3x स्क्वायर इन y इन i प्लस xy क्यूब इन j। फोर्स ऐसा लग रहा है और हम लोग एक पार्टिकल को 0,0 से लेट्स से अगेन 2,4 तक ले जा रहे हैं। एक बार ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ऐसा, लेट्स से दिस इज पाथ 1, O to A to B, O to A to B, और एक बार ये पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट क्या इक्वेशन ले ले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। So, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं। दिस इज पाथ 2। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन by the force in moving the object, in moving the object along A path 1, B path 2। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करना कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर कंजर्वेटिव हो गया तो पाथ 1 फाइंड कर लिया, वही पाथ 2 हो जाएगा। तो दोनों नहीं फाइंड करना पड़ेगा। नॉन कंजर्वेटिव ठीक है प्रथम। सही है प्रणव। अब सर वर्क अभी भी निकाल, वही अप्रोच लगेगी। वही अप्रोच लगेगी। ऐसा क्वेश्चन एचसीआर में नहीं है इस टाइप का, बट तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सर हाँ, ये एक्चुअल में किसका ग्राफ है? फोर्स टाइम का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का? ये ये ग्राफ तुम्हारा उसका है। आ, मतलब इस पाथ पे ले जा रहा है, मेरा पाथ है, y वर्सेस x का ग्राफ है। ठीक है सर। मतलब एक्स वाई प्लेन में मैं पार्टिकल को मूव करा रहा हूँ, तो y और x कैसे डिपेंड कर रहा है इसका ग्राफ है। सर हाँ सर ये एक का जो कोऑर्डिनेट है, हाँ, तो वही एक सीधा है। कोऑर्डिनेट 0 ये ना। हाँ, 2,0। ठीक है सर। सर हाँ, अगर ए बी पाथ में एक्स सेम नहीं होता तो? अगर x सेम नहीं था तुमको कुछ इक्वेशन दिया होता, जैसे तुम्हारा जो पाथ 2 है ना, वो उसमें तुम्हारा x सेम नहीं है, देखो y और x में एक रिलेशन दिया है ना, ओके सर। वैसे ही तुम्हारा ए बी में भी एक रिलेशन दिया होता। सबसे मैं पहले मैं कंजर्वेटिव वाला, तुम लोग कर लियो सब लोग, तो वो मैं चेक कर ही देता हूँ। नॉन कंजर्वेटिव, नोट सब लोग एक जगह लिख रहे हो ना, एक कॉपी में? यस सर। ठीक है, नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि भूल जाओगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तुमको ज्यादा, बट टेस्ट में तो एक क्वेश्चन रहेगा ही। कितना है ओ ए बी का? सर 64। 64? 64 तो नहीं आना चाहिए, और किसी का कोई आंसर आ रहा है? बहुत अजीब सा आंसर आना चाहिए था डेसिमल में। ओके, प्रोसीड कैसे करेंगे? ओए, ओए का क्या आएगा? जीरो। 0। ओए में तो सारे पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, एट ऑल पॉइंट वाई इक्वल टू 0।
y equal to 0. This implies force is 0 and this implies work done equal to 0. OB का बात करते हैं. OB में डिस्प्लेसमेंट में ये y AB. डायरेक्शन में, हाँ सॉरी AB में मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ y डायरेक्शन में, दैट इज dy. इन सारे पॉइंट पे AB पे x का वैल्यू क्या है? 2. तो फोर्स विल बी 2 to the 4th या 12y plus 2y cube at all points x equal to 2. So force will be 4th या 12y in I, 12y in I plus 2y cube in j. फोर्स ये आ गया और डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? रिप्लेस नहीं करना था सर. क्या? dy रिप्लेस नहीं करना था किसको रिप्लेस करना था? सर. x को और उसमें j कैप वाले में y को. नहीं समझा मैं. सर मैंने रिप्लेस करके किया इसीलिए 64 आया. नहीं तो फिर तुमने ये कर दिया होगा, तुमने x ये वाला पाथ ले लिया ना. हाँ फिर सर. तो मैं उसका नहीं बात कर रहा ना, मैं AB का बात कर रहा हूँ. AB में तो सारे पॉइंट पे x2 है ना, A से B वाले पाथ हाँ पे आओ. सर वो गलत हो गया. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है, तो A से B में सारे पॉइंट पे x2 है. डिस्प्लेसमेंट हो गया dy इन j. तो वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 12y इन I प्लस 2y क्यूब इन j इंटू dy इन j. तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही हो गया क्योंकि इधर j है. तो ये क्या बन गया? इंटीग्रल ऑफ 2y क्यूब dy. लिमिट क्या होगा? 0 to 4. y का मिनिमम वैल्यू 0 और जब ऊपर चले जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 4. लिमिट में किसी को कोई दिक्कत है लिमिट फाइंड करने में? हैंड रेस करना. किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो तो ये बन गया 2y to the power 4/4 लिमिट 0 to 4. 128 आ रहा है. हाँ 128 आ जाएगा. 4 to the power 4 is 4 plus 16, 16 is 256/2, that is 128 joule. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इन पाथ 1, वर्क डन इन पाथ 1 that is O to A to B is 128 joule. वर्क डन इन 2 खुद से निकालो, क्या 128 आएगा? हाँ सर. नहीं, निकाल के सर. देखो एक बार. ठीक है, निकाल के देखो. सर लास्ट स्लाइड एक बार ही दिखा दो आप. ये वाला यस सर.
सर हाँ डिस्प्लेसमेंट में वाई की वैल्यू डाल सकते हैं हाँ, जैसे तुम अभी। जैसे पिछले में लिया था ना, dx इन i प्लस dy इन j मान लिया था। हाँ तो सर उसी इक्वेशन में वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल सकते हैं। हाँ, उसी इक्वेशन में y को x स्क्वायर पुट करो, और जब x वाले को इंटीग्रेट करना होगा तो y को x स्क्वायर पुट करना, और जब y वाले को इंटीग्रेट करना होगा तो x को रूट y पुट करना, या ओके जो भी सर। आ रहा है। सर डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है सर? क्या? डी एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। कैसे सर बना डी dx स्क्वायर? डी वाई जे कैप होगा ना सर डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में तुम दोनों लो ना, जैसे मान लो ऐसा है, ये मेरा पार्टिकल है, ये इस लॉन्ग मूव कर रहा है ऐसा, ठीक है? तो एक डिस्प्लेसमेंट लो यहाँ से यहाँ वाला, इसमें बोलो x में डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, y में डिस्प्लेसमेंट हुआ dy, तो ds को लिखो 140, प्रथम थोड़ा डेसिमल में आएगा शायद, ds को लिख दो dx इन i प्लस dy इन j, ऐसा लिख दो। हाँ तो सर उसको डी एक्स आई कैप प्लस डी एक्स स्क्वायर हो जे कैप लिख सकते हैं। किसको? डी वाई है ना, हाँ, तो वाई की जगह एक्स स्क्वायर डाल देगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो dy छोटा सा एलिमेंट है ना, यहाँ पर y को x स्क्वायर नहीं पुट करो। तुम्हारा फोर्स क्या था पहले ये बताओ? फोर्स था 3x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई क्यूब, 3x स्क्वायर y इन i प्लस एक्स वाई क्यूब, हाँ एक्स वाई क्यूब इन j, ठीक है? ये तुम्हारा फोर्स था। तो पहले वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखो, इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds, f को पुट करो 3x स्क्वायर y इन i प्लस एक्स वाई क्यूब इन j, और इसका डॉट प्रोडक्ट करो ds से, dxi प्लस dy j। अभी तक मैंने कुछ नहीं पुट किया है। अब i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ डॉट प्रोडक्ट लो। वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर y dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई क्यूब dy। अब देखो यहाँ पर dx है और ये y है, तो अब y को x के टर्म में सब्स्टिट्यूट करो, बस y को। ओके सर। यहाँ ये dy वैसे ही रहेगा, dy dx में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज स्मॉल एलिमेंट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि dx और डेल्टा x और डेल्टा y इज अ सिंगल एंटिटी, याद है कैलकुलस के टाइम में? ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। आप करके देखो क्या आ रहा है।
आया। अब क्या करेंगे, मुझे dx है तो y को मैं क्या पुट करूंगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 4 dx, क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना था और यहाँ पे मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x को पुट कर दो रूट y, तो ये बन जाएगा रूट y क्यूब। देखते हैं प्रथम, ये बन गया y टू द पावर 7/2। लिमिट क्या होगा? ओके प्रथम, x का लिमिट 0 to 2 और y का 0 to 2, 4। y का 0 to 4, तो x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/5 लिमिट 0 to 2 प्लस y टू द पावर 9/2 तो अपॉन, 7/2 कैसे? यहाँ पर x को क्या पुट किया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था ना, तो x को रूट y पुट कर यस सर, सकते हैं, यस सर। तो ये और क्या बन रूट गया, y को हम लिखते हैं y की पावर 1/2। y टू द पावर 1/2 इंटू y क्यूब, ये क्या बन गया 1/2 प्लस 3, दैट इज 3/2। 7, 1/2 प्लस 3 3/2 होता है। सॉरी सर, सॉरी, वो मैं इंटू कर देता। ठीक है, पावर ऐड होता है ना। अब लिमिट 0 to 4, यार ये तो दिख रहा है डेसिमल आने वाला है और बहुत गंदा वाला डेसिमल आने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा 2 to the power 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 32 3 जा 96/5 प्लस ये बन गया, y को 4 डालूंगा, हाँ 4 to the power 9/2 तो परफेक्ट आ रहा है 5/2 वाला। नहीं 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 समझा मैं सर परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट आ रहा है आंसर। सर y के वाले 4 डाला तो 5/2 आ रहा है। नहीं नहीं यहाँ पर 9 है ना, इस 9 का क्या करोगे, ओके सर। तो 4 डालोगे तो वो क्या बन जाएगा 2 to the power 9, 2 to the power 10, 2 to the power 10 is 1024/9। यार ये तो डेसिमल में आएगा ही फॉर श्योर, ठीक है। सर मैंने रेसिप्रोकल नहीं लिया था, 9/2 लिख दिया था सर। अच्छा ओके, फाइन। तो देखो दोनों दोनों तरीके से वर्क डन सेम नहीं आया, क्योंकि मेरा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं था, तो आना भी नहीं चाहिए था सेम, और आया भी नहीं सेम। कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक सबका? इसके आगे सॉल्व कर लेना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना मैं। 132.97, ओके ठीक है प्रणव, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो। अब मेरा वर्क डन खत्म हो गया, कोई भी फोर्स दे देगा, कैसा भी डिस्प्लेसमेंट देगा, वर्क डन निकाल लोगे, हाँ ना। तो मेरा वर्क एनर्जी पावर में पहला वाला पार्ट था, दैट इज वर्क, वो खत्म हो गया। वर्क स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। वर्क स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है, जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट दैट इज स्केलर। तभी तो हम लोग वर्क को सीधा ऐड कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट एनर्जी। तो एनर्जी जो हम लोग को पढ़ना है अपने इस चैप्टर में, 3 टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्म पढ़ेंगे। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी में बस इतना है, बट इट विल टेक 2 लेक्चर्स। काइनेटिक एनर्जी तो आज ही खत्म हो जाएगा। तो पहला ही लिख दो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन एनर्जी possessed by a moving object. एनर्जी possessed by a moving object due to its motion, या फिर एनर्जी possessed by an object due to its motion। एनर्जी possessed by a moving object हम लोग नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट क्या का हो सकता है ना कि उसका एनर्जी कुछ पोटेंशियल के फॉर्म में भी रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। Okay, sir. तो हम लोग एनर्जी possessed by a body due to its motion, due to its motion। स्केलर और वेक्टर। Scalar. स्केलर कोई भी एनर्जी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² until and unless कोई कंडीशन बताएगा। until and unless v is much smaller than c। v जो है वो 3 × 10⁸ से काफी कम हो। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, जितना भी चीज अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में मेरे ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं होगा, या फिर उससे कॉम्पेरेबल नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अब अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर जा रहा है vx से, ऊपर जा रहा है vy से, और बाहर की ओर आ रहा है vz से, ऑफ मास m, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाँ सर इसमें पहले हमें जो Vy है और हाँ Vx है, उन हाँ। दोनों का पहले एक क्यों क्यों इतना काम क्यों करोगे? सीधा बोल दो ना, नेट वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट vx² + vy² + vz²। नेट वेलोसिटी यही होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m नेट वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज हाफ m vx² + vy² + vz²। सीधा। साइन तो जब भी तुमको 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा तो ऐसा मत करना कि रिजल्टेंट पहले निकालना फिर उसके बाद निकालना कुछ। सीधा करना कि नेट मतलब vx² + vy² into m/2, that is kinetic energy। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी में और कुछ भी नहीं है, तुमको सब कुछ पता है। हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी, और कुछ है ही नहीं उसमें। तो नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन
energy possessed by an object due to its rest state. ड्यू टू इट्स रेस्ट स्टेट। नहीं, थोड़ा और अच्छा डेफिनेशन। Energy possessed by a body due to its position or shape. एग्जैक्टली ठीक है। एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू its position, arrangement और शेप को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं ताकि स्प्रिंग वाले का इसको यहाँ पर ले सकूं। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बहुत सारे तरह का होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, और भी बहुत, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत सारे टाइप का। हम लोग जैसे जैसे उसका यूज आएगा वैसे वैसे उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तुम लोग का वो हुआ है क्या, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम? हाँ ना? सर स्टार्ट किया था फिर सर ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, इतना पता है 1 + x टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नहीं याद नहीं सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग दो। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बाइनोमियल देख लेते हैं, क्योंकि बाइनोमियल का यूज है, थोड़ा सा बस यूज है। बाइनोमियल थ्योरम, इसका प्रूफ मैथ्स में हो जाएगा। ये बताता है 1 + x टू द पावर n is 1 + nx if x is much less than 1। x अगर बहुत छोटा क्वांटिटी है तो 1 + x टू द पावर n is 1 + nx। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 + x टू द पावर 3, ये बन जाएगा 1 + 3x। 1 + x टू द पावर -3, ये बन जाएगा 1 + -3x। अगेन इफ x is much less than 1। डन? यस सर। ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड जो मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली टाइम अपने पास कम बचा है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आगे वाले चैप्टर का चीज थोड़ा सा कर रहा हूँ और उसका एप्लीकेशन कर लूंगा डायरेक्टली इस चैप्टर में। तो जैसे मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट होता है, एक ये ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, इसका मास m1, इसका मास m2 एट अ डिस्टेंस r। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक एनर्जी स्टोर होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है -G m1m2/r। ये हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे इसको। अभी मैं इसका एप्लीकेशन कर रहा हूँ बस थोड़ा सा। जैसे मान लो ये एक अर्थ है, इसका रेडियस को मैं r ही से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक इसका मास है me, यहाँ पर एक ब्लॉक है ऑफ मास m। तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी -G MEM/RE।
राइट, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले गया, तो यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा -GMEM अपॉन RE प्लस एच, क्योंकि डिस्टेंस जो हो गया सेंटर टू सेंटर वो RE प्लस एच हो गया। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज -GMEM को कॉमन ले लो तो 1/RE प्लस एच माइनस 1/RE, राइट। तो ये बन गया -GMEM RE माइनस RE माइनस एच अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू RE, सॉरी RE प्लस एच इंटू RE। ये RE गेट्स कैंसल्ड और ये बन गया, अच्छा बाइनोमियल का यूज नहीं पता, GMEM इंटू एच अपॉन, अच्छा अब देखो इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू RE, तो हम लोग RE प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली RE लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, RE स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ प्रथम। तो मेरा नेट चला गया था, आप थोड़ा सा एक बार बता दोगे आपने इस स्लाइड पे क्या कराया? हाँ मतलब मैंने सबसे पहले बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट है M1 M2, उनके बीच का डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है -GM1M2/R। ठीक है, ये हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ओके सर जो ये फोर्स का फॉर्मूला है उसी को ही नेगेटिव में लिया है ना? फोर्स की फॉर्मूला होता है GM1M2/R² होता है। अच्छा हाँ, स्क्वायर होता है। ओके सर। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स आता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग अर्थ और एक ऑब्जेक्ट का सिस्टम का बात किए। तो मान लो पहले सरफेस पे था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास ये था, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं h हाइट ऊपर ले गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो फिर मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अब देखो ये वाला टर्म क्या है, किसी को याद है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। 9.8। तो ये आ गया mgh। याद करो फोर्स था GMEM/RE²। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। देखो GME/RE² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g। तो दो पॉइंट जिसमें h बहुत छोटा है RE, उन दोनों में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। ओके अगर एक ऑब्जेक्ट h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? अब मत बोलना mgh होता है, क्लास 9 में पढ़ाया गया था कि mgh होता है अगर ब्लॉक h हाइट पे है तो, है ना? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस, तो पोटेंशियल एनर्जी ये होता है -GMEM/RE प्लस एच। mgh नहीं होता है, ध्यान देना, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। mgh क्या होता है? mgh होता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, वो होता है mgh। एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होता है। याद रहेगा? सर mgh क्यों नहीं होता है, रिपीट कर दो। हाँ, mgh क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे ये नोट हो गया है सबका? ठीक है, चलो जैसे मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है मतलब बेसिकली ग्राउंड है। तो तुमने क्लास 9th में क्या पढ़ा कि अगर मेरा ब्लॉक यहाँ से h हाइट पे है, तो तुमने क्या बोला, इसका पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, हाँ या ना?
यही बोला था ना, ये गलत है। ये पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या होता है, अगर तुम इसके फ्रेम में बात करो, इन फ्रेम, अगर तुम इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो, एज्यूम करो, तब इसका पोटेंशियल mgh होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है नवीन, देखो ये मैंने प्रूफ किया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा, इन दोनों का डिफरेंस लो पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है mgh, डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी। वहां पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होता है। ठीक है, सर हमें अभी क्या यूज करना है? कल देखते हैं। हमें mgh ही यूज करना है, बट थोड़े अच्छे तरीके से यूज करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग mgh ही यूज करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, तो आज का होमवर्क, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? मैंने इसका पीडीएफ भेजा है। नो सर। ओके, इसका पीडीएफ है मेरे पास, मैं देखता हूँ। अच्छी वर्मा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कर लो एक्सीएल में होमवर्क। इजी है, स्टार्टिंग के हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 एक्सरसाइज। नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रणव लास्ट में, एक्सरसाइज वाले ही है। और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल, ये होमवर्क रहेगा। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट?